नमस्कार बच्चों। आज भी खरे हैं तालाब। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। आज भी खरे हैं तालाब। आज जो जल संकट चारों तरफ गहरा रहा है ना, उसका कारण क्या है? हम अपने पुराने संस्कारों को भूल गए, हम अपनी पुरानी इंजीनियरिंग को भूल गए, हम पुरानी जल व्यवस्था को भूल गए। इसीलिए अनुपम मिश्र ने ये जो पर्यावरण संबंधी निबंध लिखा है, आज भी खरे हैं तालाब, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण निबंध है जो हमें आज के गहराते हुए जल संकट का समाधान प्रस्तुत करता है। अनुपम मिश्र पर्यावरण प्रेमी थे और उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के लिए कई अभियान और आंदोलन चलाए। इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण पर जागरूकता पैदा करने के लिए राजस्थान की रजत बूंदें और आज भी खरे हैं तालाब जैसे निबंध लिखे। उन्होंने जो ये निबंध लिखा है ना, आज भी खरे हैं तालाब, लिखा है इन्होंने बुरा समय आ गया है। वास्तव में बुरा समय आ गया है, क्योंकि तालाब खत्म हो गए, वो भावना खत्म हो गई जिनसे तालाब सिंचते थे। वो करुणा, वो दान, वो उदारता जो तालाबों और कुओं के रूप में, सौगात के रूप में समाज को मिला करती थी, वो कहते हैं वो स्रोत सूख गए। तालाब ही नहीं सूखे हैं, वो स्रोत भी सूख गए। हम सब लोगों ने बहुत सुना है कि पहले के जो बड़े बड़े दानी होते थे, राजा होते थे, बड़े बड़े सेठ होते थे, वो जो परोपकार का काम करते थे तो कुआं, बावड़ी और तालाब खुदवाया करते थे। लेकिन अब ये सब एक सपनों की सी बात रह गई है और इस सब का उत्तरदायी बहुत कुछ अनुपम मिश्र ठहराते हैं उस अंग्रेजी राज को, जो अपने साथ पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के साथ एक नई इंजीनियरिंग लेकर आए और जिन्होंने भारत के जो सागर और बूंदों का जो एक सामंजस्य था, उस सामंजस्य को समझने की उनमें कोई दृष्टि ही नहीं थी, सामर्थ्य ही नहीं थी, सामर्थ्यवान ही नहीं थे। क्योंकि उनका जो समाज था ना, वो दास और मालिक के संबंधों के आधार पर चला करता था। वहाँ पर राज्य नीतियाँ बनाया करते थे, वो देखा करते थे कि समाज का क्या हित है। और हमारे भारत में समाज और राज का जो संबंध है वो अंग्रेजों की सोच से बिल्कुल विरुद्ध था। हमारे यहाँ समाज सर्वे सर्वा था, समाज नीतियाँ बनाता था, समाज सोचता था कि समाज के हित में क्या है और उसको शक्ति देता था राज्य। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो जल की व्यवस्था थी और जो पानी की चिंता थी जनसाधारण के लिए, वो समाज के कर्तव्य बोध का सागर था और उसकी ये चिंता उस सागर की बूंद थी। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ आने के बाद हमारी इस पुरानी जल व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। पहले बेटा हर गांव में तालाब हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे और तालाब का महत्व गाँव के लिए कितना था आप देखिए। पूरा गाँव उस पानी पर निर्भर करता था। सोचिए आज हम दोहरी मार झेल रहे हैं। जब बरसात होती है तो बाढ़ से परेशान हो जाते हैं और जब गर्मी आती है तो पानी के लिए तरसते रहते हैं। ये तालाब हमें दोनों समस्याओं से निजात दिलाता था। बरसात होती थी, पानी इनमें भर जाया करता था बजाय हमारे घरों को और खेतों को तहस नहस करने के। और जब गर्मी आती थी तो पानी पीने के काम आता था। और चूंकि तालाब में पानी भरा रहता था तो हमारा जो भूजल था उसका स्तर भी काफ़ी ऊँचा रहता था और स्तर काफ़ी ऊँचा रहता था। कुओं में पानी रहा करता था और वो कुओं का पानी पेयजल के रूप में काम आता था। आज देखिए कुएं सब सूख गए, लोगों ने उनको भर के जमीन बना ली, उनकी तालाब भर दिए गए, पाट दिए गए, उन पे सीमेंट के जंगल खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी इस जल व्यवस्था पर ध्यान ही नहीं दिया और चूंकि हम उनके गुलाम थे तो हमारे यहाँ कुछ स्वाभिमानी जातियाँ थीं, कुछ उस जो प्राचीन संस्कृति थे उसके नायक थे। उन्होंने एक कोशिश की इस जल प्रबंधन संस्कृति को बचाने की। भील जाति जो पिछड़ी जाति मानी जाती थी, बहुत विरोध किया उन्होंने कि किसी तरीके से इस संस्कृति को बचाया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने उनको ठग और अपराधी का खिताब दे दिया। धीरे धीरे
ये तालाब बनाने की जो कुशलता थी, कुएं बनाने की जो गुण था, वो हमारे समाज से गायब होता चला गया। जो कारीगर थे वो एक मजदूर में बदल गया, और जो गुणीजन व्यक्ति थे, इस जल व्यवस्था के जो इंजीनियर्स थे, वो अनपढ़ और गंवार ठहरा दिए गए। और इस तरीके से हमारी जो प्राचीन जल व्यवस्था थी वो धीरे धीरे पतनोन्मुख होती गई, और हम आश्रित हो गए उन घरों में लगे हुए नलों से। लेखक ने हमारे सामने एक उदाहरण रखा है मैसूर राज्य का, कि किस तरीके से हमारी जल व्यवस्था का प्रबंधन हमारे हाथों से छीनकर अंग्रेजों ने उसे विनाश की कगार तक पहुंचा दिया। सन 1800 तक कहते हैं कि मैसूर में लगभग 39,000 तालाब थे, और वहाँ समाज और राज दोनों मिलकर इस कदर तालाबों की रख रखाव और निर्माण किया करते थे कि कहते हैं कि वहाँ के पहाड़ पर यदि एक बूंद भी गिरती तो वो बूंद भी गिर के आधी इधर और आधी उधर तालाबों को भर देती थी। मतलब तालाबों के लिए भराव का जो प्रबंधन था कि पानी जो है तालाब में सीधा आए, इधर उधर खराब ना हो, तो उसकी जो भराव क्षमता थी और भराव करने की जो प्रक्रिया थी, चारों तरफ का जो ढलान था, वो इस तरीके का था कि वहाँ के जो तालाब थे वो खूब फल फूल रहे थे। लेकिन फिर अंग्रेज़ों का राज आया, और अंग्रेज़ों ने तालाबों के रखरखाव पर जो पैसा खर्च होता था उसे फिजूल खर्ची करार दे दिया और उसके बजट को रोक दिया। राज से पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन समाज की उदारता ने बहुत दिनों तक इन तालाब को बचाए रखा। लेकिन कब तक बचाए रखते? एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेजी राज ने इन तालाबों के रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी समाज से छीनकर और एक नया डिपार्टमेंट बना दिया। उस डिपार्टमेंट का नाम उन्होंने रख दिया PWD, और उस PWD को उसका रख रखाव सौंप दिया। मतलब तालाब जो व्यवस्था थी हमारे भारत की, वो पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गई। अंग्रेज़ों ने समाज की प्रतिष्ठा को तो पहले ही हर लिया था, अब अधिकारों को भी हर लिया। समाज लाचार हो गया। साधन और अधिकार विहीन समाज तालाबों की रक्षा कैसे करता, और उससे उसका कर्तव्य भी छीन लिया गया। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, PWD डिपार्टमेंट को इन 39,000 तालाबों के रख रखाव का जिम्मा दे दिया गया। PWD विभाग से तालाबों की जिम्मेदारी संभाली नहीं गई, तो अंग्रेज़ों ने एक सिंचाई विभाग बनाया। अब सिंचाई विभाग को ये काम सौंपा गया। काम तो टेढ़ा था, समाज ही कर सकता था उसे, राज तो कर नहीं पाया। सिंचाई विभाग भी असफल सिद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने उठा के उसे दोबारा PWD डिपार्टमेंट को सौंप दिया। इस तरीके के अदला बदली में बेचारे मैसूर के 39,000 तालाब भेंट चढ़ गए। लेखक अनुपम मिश्र बताते हैं कि मैसूर में ही तालाबों की दुर्दशा नहीं हुई, यही दुर्दशा दिल्ली के तालाबों की भी हो गई। दिल्ली में भी लगभग 350 तालाब थे, लेकिन अंग्रेजी राज ने उन तालाबों को भी लाभ हानि के तराजू में तोल दिया, और जिन तालाबों से कोई लाभ नहीं हो रहा था, जिनसे कोई राजस्व नहीं मिल रहा था, उन तालाबों को उसने राज के बाहर कर दिया, और तालाब धीरे धीरे खत्म होते चले गए, सूखते चले गए। एक नया डिपार्टमेंट अस्तित्व में आया, वाटर वर्क्स। पानी वहाँ से आने लगा, पाइपलाइनें बिछा दी गई, घरों में नल लगा दिए गए। पर इन बेवकूफ़ों से कौन पूछे, क्या पानी पाइपों से और नलों में आता है? कोई सोर्स भी तो होना चाहिए। वो सोर्स तो आपने सुखा दिया, पानी कहाँ से आएगा? बड़े बड़े शहरों के बाद छोटे छोटे शहरों का भी यही हाल हुआ। वहाँ भी तालाब खत्म, कुएं खत्म, नल और पाइप, सोर्स है नहीं। बड़ी भयावह स्थिति हमारे सामने आज़ादी के बाद हमें देखने को मिली कि नल तो हैं, लेकिन नल में पानी नदारद है। इस तरीके से हमारी तालाब व्यवस्था को अंग्रेज़ों ने छिन्न भिन्न करके और एक नई व्यवस्था हमारे सामने रखी, जो जल संकट को दिनों दिन गहराती ही चली जा रही थी। और आज हम देख रहे हैं, हम जूझ रहे हैं। हमें एक एक बाल्टी पानी के लिए किस कदर जूझना पड़ता है, ये कोई गाँवों में जाकर देखें, जहाँ पहले तालाब हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे। तालाबों के पनघट पे रौनक होती थी, और कुएं की
जो पाल होती थी उस पर किस तरीके से गीत गाए जाते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे भारतीयों ने इसका विरोध नहीं किया। जब इस तरीके से पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, नल लगाए जा रहे थे, तो कहीं विरोध का एक सुरीला स्वर फूटता था। औरतें गाने गाती थी शादी में कि फिरंगी नल मत लगवाई दीजू, लेकिन आवाज़ दबा दी गई, तालाब मिटा दिए गए और पाइपों का जाल बिछा दिया गया जो पानी से खाली थी। लेखक बताते हैं इस तरीके से तालाब मिटा देने का दोहरा नुकसान हमको उठाना पड़ा। पहला नुकसान, जब बारिश हुई तो मोहल्लों में पानी भर जाता था, कीचड़, बाढ़ आ जाती थी। और दूसरी बात कि तालाब में पानी नहीं है, तालाब सूख जाते थे, पानी उपलब्ध नहीं। अब शहरों को पानी तो चाहिए पर वहाँ तालाब नहीं। सरकार क्या करने लगी, गाँवों का पानी हथिया कर, छीन कर शहरों में सप्लाई करने लगी। गाँवों की जो खेती थी सूखने लगी, वो पानी के लिए तरसने लगी। जो सामर्थ्यवान था, हमने कावेरी जल विवाद, पंजाब में विवाद, जल विवाद हमने देखे हैं। तो इस तरीके से तालाब तो सूख गए, लेकिन दूसरों के पानी की छीना झपटी चालू रही। पानी तो चाहिए था, छीना झपटी शुरू हुई। ज़मीन के अंदर का जो पानी था उसका दोहन किया गया, ट्यूबवेल लगाए गए। लेकिन ट्यूबवेल में भी तो पानी जब आएगा ना, जब ज़मीन में पानी होगा। आपने तालाब तो ख़त्म कर दिया, तो भू का जल स्तर तो बिल्कुल नीचे चला गया, ट्यूबवेल में भी पानी कहाँ से आएगा। और षड्यंत्र रचे गए। जो दूर नदियाँ बहती थीं, उन नदियों के पानी लाने की अव्यावहारिक योजनाएं बनाई गई कि वहाँ से पानी लाया जाएगा। लेखक एक बहुत ही आँख खोल देने वाला किस्सा बताता है इंदौर का। इंदौर में पानी नहीं, वहाँ कभी एक तालाब हुआ करता था बिलावल नाम का, और वो इतना बड़ा तालाब था कि कहते हैं कि एक, और इतना गहरा था कि कहते हैं कि एक बार फ्लाइंग क्लब का कोई जहाज़ उसमें गिर गया, तो गोताखोरों ने बहुत ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं। मतलब इतना गहरा तालाब था, इतना बड़ा तालाब था, इतना उसमें पानी हुआ करता था। और आज वो तालाब नहीं है, वहाँ सूखा मैदान पड़ा है, और वहाँ आज फ्लाइंग क्लब के जहाज़ उड़ाए जाते हैं। और इंदौर में जब पानी की किल्लत आई तो क्या किया गया, दूर नर्मदा का जो पानी, हाँ, उसे ट्रेन के टैंकरों में भर भर के लाए जाने की कवायद शुरू की गई। कैसी ये व्यवहारिक योजनाएं हैं। कहते ना, खुद का पूत कंवारा डोले, पड़ोस से क्या फेरा देवे। अपनी चीज़ों का तो हमने सत्यानाश कर दिया। तालाब जो हमारे समाज को, हमारे गांव को, जो हमारे प्यास को सींचा करते थे, और हम बाहर से नदियों पे भी टूट पड़े, नदियों को भी अब हमने नहीं छोड़ा। लेखक देवास का भी एक बड़ा हास्यास्पद किस्सा अपने इस लेख में दे रहा है कि देवास के जितने भी छोटे बड़े तालाब थे सब पाट दिए गए, मकान बन गए, मंजिलें बन गई। अब पानी है नहीं, पानी की बड़ी किल्लत, जनता आंदोलन कर रही है, पानी लाओ पानी लाओ। तो सरकार की योजना सुनिए, सरकार वहाँ एक रेलवे स्टेशन बनवाती है और ट्रेन से टैंकर के द्वारा वहाँ पानी आता है। 40,000 भाड़ा लगता था उसका, और वो टैंकर का पानी बिजलियों की मोटर लगा के उनको ऊपर टंकियों में चढ़ाया जाता था, और फिर वहाँ से पानी पड़ता था। कितनी किफ़ायती योजना है ना ये। ऐसा व्यंग हमारे लेखक ने इस लेख में किया है कि हमने अपनी बेवकूफ़ी भरी योजनाओं से और अव्यावहारिक तरीक़ों से इस जल व्यवस्था को दूर करने की कोशिश की। जब वो रेल आई तो बाकायदा मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, पानी को पी के स्वागत किया गया इस चीज़ पर कि ये पानी की रेल है और पानी आ रहा है। लेकिन ये नहीं देखा, मतलब कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर से सब कुछ करते रहे, पर जो मूल है, जो नींव है, जो आधारभूत आवश्यकता थी, उसे पूरा करने की कभी कोशिश ही नहीं की गई। काश कि जो खर्चा उसमें खर्च हो रहा था उससे तालाब बना दिए जाते, या पुराने तालाबों की मरम्मत कर दी जाती, या पुराने तालाबों में जो गंदगी भर गई थी उसे हटाकर उनको फिर उपयोगी बना दिया जाता। लेकिन ये सोच किसी के पास जैसे बची ही नहीं। पानी की व्यवस्था की इस निपट बेवकूफ़ी भरी घटनाओं में अनुपम मिश्र एक घटना और बताते हैं, मध्य प्रदेश के सागर स्थान की। उसका नाम सागर ही इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ आज से करीबन 600 साल पहले एक लाखा बंजारा, अनपढ़ बंजारा था, उसने वहाँ तालाब बनाया था, एक विशाल तालाब बनाया था जिसका नाम सागर रखा था।
और उसके किनारे बसने वाले शहर का नाम भी इसीलिए सागर पड़ गया था। आज वो सागर सूख चुका है और वहाँ पर बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं खड़ी हो गई हैं। लेखक ने बड़े मार्मिकता के साथ कहा है कि एक अनपढ़ बंजारे ने जिस सागर को बनाया था, पढ़ा लिखा समाज उस सागर को बचा भी नहीं पाया। उस सागर पर शोध प्रबंध लिखे जा रहे हैं, खोज हो रहे हैं, डिग्रियां बट रही हैं, लेकिन सागर वहाँ नहीं है। पानी का सागर वहाँ खत्म हो चुका है। हमारा लेखक कहता है कि आज भी यदि सरकार चाहे तो समाज के बहुत से तबके ऐसे हैं जो इन तालाबों को बचाना चाहते हैं, इन तालाबों को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। और यदि हमें अपने इस जल संकट का स्थायी समाधान चाहिए तो हमको इन तालाबों को बचाना ही होगा। उन्होंने हमारी लोक संस्कृति में प्रचलित बहुत सारी ऐसी मान्यताएं और परंपराओं का हवाला दिया है अपने इस लेख में कि किस तरीके से लोक संस्कृति में तालाब बसा हुआ है। लेखक ने बताया है कि ये तालाब कैसे हमारी संस्कृति में रचे बसे हैं। उन्होंने बताया कि ये छत्तीसगढ़ में आज भी छेड़ा गीत गाकर अनाज इकट्ठा किया जाता है और वो जो एकत्रित अनाज है वो तालाबों की मरम्मत पर खर्च किया जाता है। आज भी बुंदेलखंड में औरतें कजलियाँ गाती हैं और उन कजलियों में कामना की जाती है कि तालाब इतना गहरा हो कि उसमें 8 अंग डूब जाए। आज भी हरियाणा के नारनौल में जब माता पिता अपने बच्चे की जात करने जाते हैं तो तालाब की मिट्टी को खोदकर पाल पर चढ़ाते हैं। लेखक कहता है न जाने कितने गांव और शहर हैं जो आज भी तालाबों पर ही पल रहे हैं। न जाने कितनी नगर पालिकाएं हैं जो तालाबों के राजस्व से ही अपना खर्चा उठा रही हैं, सिंचाई हो रही है। हमें इन तालाबों को दोबारा जिंदा करना होगा। अलवर में एक गांव है बीजा का डहा, वहाँ लोगों ने नए तालाब खोदना शुरू कर दिए और पुराने तालाबों की मरम्मत रात भर वो अपने तालाबों पे पहरा देते हैं कि पानी कहीं कोई चुरा के ना ले जाए। इस तरीके से लोग जाग रहे हैं और ये जागरूकता और बढ़नी चाहिए। पहले की तरह हर गांव में, हर शहर में तालाब और कुएं, इस संस्कृति दोबारा आ जाए।